नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन प्रयास सेगिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका DSSS का आपका विभिन्न पोस्टों का एग्ज़ाम है जो कि आपका चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपका कल यानी कि 14 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम था, जिसका एनालिसिस में नहीं करवा पाया था। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को 14 सेकेंड शिफ्ट में जो आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होता उसका एनालिसिस कराऊंगा, जो कि एक स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था, जिनका नाम है अनिकेत कुमार। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं, कोई फेक क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं बताया जाता है। साथ में जो आप आज जो यानी कि 15 जुलाई को आपका DSSS पोस्ट मैनेजर के लिए एग्जाम था, उसका भी एनालिसिस जो कि आपका कराऊंगा, जो कि स्टूडेंट के द्वारा ही कपिल आनंद नाम के स्टूडेंट है, उनके द्वारा भेजा गया है ये भी एनालिसिस। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा DSSS से जुड़े हर पर अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए, जो कि 20 तारीख को आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होना है, उन सभी के लिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि होयसल वंश का संबंध किस राष्ट्र से है। ठीक है, तो होयसल वंश की बात करते हैं तो इसका जो संबंध है वो दोस्तों आपका कर्नाटक राष्ट्र है, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक होगा। होयसल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न एक कन्निडिगा शक्ति थी, जिसने 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच अब कर्नाटक भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। ठीक है, हम लोग होयसल राजवंश को देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे उम्मीद की किरण सेल के बारे में। ये जो सेल है दोस्तों, आपको बता दें आज रात तक के लिए ही है। ठीक है, इस सेल के दौरान अगर आप इनका ये लिखा टेक्स्ट बुक पास प्रो आज रात से पहले लेते हैं तो आपको मात्र 492 रुपये में देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, याद रहे कि ये जो प्राइस है आपका आज रात से ही इंक्रीज हो जाएगा और 599 रुपये हो जाएगा। टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक पर दोस्तों आपको विभिन्न एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYPs मिलता है, जैसा कि आपका DSSS का भी एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो उन सभी एग्जामों का जितने भी पोस्ट का एग्जाम होता है उन सभी का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट, जैसा आप लोग एग्जाम देते हैं उस लेवल के मॉक टेस्ट और PYPs आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ में इसके अलावा अगर आप SSC की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, इसके अलावा रेलवे की तैयारी करते हैं या स्टेट लेवल के कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYPs आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर लगभग 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट और 17,000 प्लस PYP दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपको मात्र 492 रुपये में एक ही पास में आपको सभी एग्जामों का जो मॉक टेस्ट PYP है वो आपको एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, लिंक की बात करेंगे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। याद रहे कूपन कोड आपको APG यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं यूज करना है। साथ में लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग होयसल राजवंश को देखते हैं। तो होयसल राजवंश की बात करते हैं तो विष्णुवर्धन के संरक्षण में कन्नड़ भाषा में होयसल साहित्य का प्रसार शुरू हुआ था। होयसल की राजधानी शुरू में बेलूर थी, इसके लेकिन बाद में आपका हेलीवुड में हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा विष्णुवर्धन ने अपने अधिपति पश्चिमी चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 और दक्षिण में चोल समाज के खिलाफ लड़ाई की एक श्रृंखला के माध्यम से दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र होयसला साम्राज्य बनाने में पहला कदम उठाया था। इसके अलावा उसने तलकर की लड़ाई में चोलों को अधिपत्य से गंगावाड़ी प्रांत के कुछ हिस्से और नोलामाबाड़ी के कुछ हिस्सों में पुनः प्राप्त किया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। साथ में आपको क्या रखना है, होयसल वास्तुकला और मूर्तिकला विशेष रूप से अलंकृत जटिल हेलीविड बेलूर सोमनाथपुर में सबसे अच्छी तरह से देखी जा सकती है। परिवार ने कन्नड़ संस्कृत साहित्यकारों को दातापूर्वक संरक्षण दिया था। इसके अलावा कर्नाटक के बेलूर हेलीविड में सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। यह समावेशन भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर का प्रतीक है, इसको भी याद रखिएगा। साथ में एक और मंदिर को याद रखना है, बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर को। इसका जो निर्माण है होयसल राजा विष्णुवर्धन ने ही कराया था। 1016 ईस्वी में चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में कराया था। बेलूर जिसे पुराने समय में बेलपुरी, वेलूर या बेलापुर के नाम से जाना जाता था, यह गाची नदी के तट पर स्थित है एवं होयसल समाज की राजधानी में से एक था। इसके अलावा यह एक तारे के आकार का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और बेलूर में मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया कि बक्सर का जो युद्ध है आपका कब लड़ा गया था। तो बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो बक्सर का जो युद्ध है आपको 1764 में 22 अक्टूबर के दिन लड़ा गया था। ये जो युद्ध है अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पुनर्नियंत्रण प्रदान कर दिया था। यह युद्ध आपके हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें आपका सुजाउद्दौला बंगाल का शासक शाह आलम द्वितीय आपका ये
मुगल शासक था और शामिल था तीनों, और हेक्टर मुंडो इधर से अकेला था। इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना हार गई थी। ठीक है, इसके साथ ही इलाहाबाद की संधि होती है। इस युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह के बीच हस्ताक्षर किया जाता है। शाह आलम द्वितीय को 5 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ता है। इसके अलावा याद रखना है प्लासी का युद्ध जो कि 1756 में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया पहला मुगल सम्राट कौन था। तो पहला मुगल सम्राट की बात करते हैं तो पहला जो मुगल सम्राट था वो दोस्तों था आपका बाबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका बाबर होगा। ठीक है, बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल समाज का पहला संस्थापक था। उन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक मुगल वंश पर शासन किया था। बाबर फरगना से भारत आया था और फरगना एक जिला स्तरीय शहर और पूर्वी उज्बेकिस्तान में फरगना क्षेत्र की राजधानी है। बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था और केवल 12 वर्ष का था। इसके अलावा उज्बेक मंगोल समूह के आक्रमण के कारण उन्हें अपना पैतृक शासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज था, लेकिन अपनी माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। ये एग्जाम में बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि बाबर जो है पिता की तरफ से कौन सा वंशज का था, माता की तरफ से कौन सा वंशज का था। तो ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी, इसको भी याद रखना है। साथ में बाबर का मृत्यु 1530 में आगरा में हो गया था, लेकिन इसका जो आपका समाधि है वो आपका आगरा में नहीं है, भारत से बाहर है। कहाँ पर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा बाबर के द्वारा महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ा गया था। ठीक है, जैसा कि आपका इसका एक ट्रिक भी है, पानी खा चल घर, ऐसा कुछ है। ठीक है, हमको तो एग्जैक्ट याद नहीं है ट्रिक, क्योंकि ट्रिक से याद रखना उतना ही कठिन है जितना डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो बाबर के द्वारा पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी के बीच इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश का अंतिम शासक। ठीक है, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था। 1526 में युद्ध होता है, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है। मुगल समाज का स्थापना इसी युद्ध के बाद होता है। फिर होता है खनवा का युद्ध जो कि 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा को हराता है बाबर। 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध होता है, राजपूतों को हराया जाता है मेहंदी राय को। इसके अलावा 1529 में दोस्तों एक और युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, उसको भी आपको याद रखना है, जिसमें विजेता आपका बाबर ही बनता है, बाकी और कुछ नहीं है। 1530 में जब बाबर का मृत्यु होता है तो हुमायूं भारत का मुगल सम्राट बनता है। हुमायूं से रिलेटेड भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसा कि 1530 में ये शासक बनता है, लेकिन 1539 में यह आपका चौसा का युद्ध लड़ता है। ठीक है, 1540 में दोस्तों ये आपका बेलग्राम जिसे कि कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इन दोनों युद्धों में इसका हार हो जाता है। ये युद्ध जो लड़ता है ये आपका शेर शाह सूरी के साथ लड़ता है। शेर शाह सूरी आपका हुमायूं को हराता है और भारत से बाहर भगा देता है। फिर 1540 से लेकर 1545 तक 1545 नहीं 1555 तक आपका शेर शाह सूरी जो कि सुर समाज का स्थापना करता है, तो सुर समाज का ही शासन था 1540 से लेकर 1555, यानी कि तकरीबन 15 साल तक। फिर 1555 में बाबर फिर से आता है, जब आपका शेर शाह बढ़ जाता है, उसका कमज़ोर उत्तराधिकारी शासन कर रहा होता है, तो युद्ध लड़ता है एक युद्ध जिसका नाम है सरहिंद का युद्ध। ठीक है, उसके बाद आपका बाबर जो हुमायूं है फिर से आपका भारत में मुगल समाज का स्थापना कर देता है 15 सालों के बाद। फिर अकबर आपका तीसरा मुगल सम्राट बनता है, जहांगीर आपका चौथा बनता है, शाहजहां की बात करेंगे तो 5वां बनता है। इसके अलावा औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब आपका 6ठा मुगल सम्राट बनता है। औरंगजेब आपका अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था। इसके बाद से जितने भी इसके उत्तराधिकारी आए वो आपके कमज़ोर ही आए। ठीक है, जिस कारण जो मुगल समाज था वो धीरे धीरे आपका पतन होता चला गया और अंत में जाकर 1858 में ये एक आपका ख़त्म ही हो गया था पूर्ण रूप से। ठीक है, जिसका अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण इसको दंड स्वरूप इसको भारत से बाहर भेज दिया गया था रंगून में, और वहीं उसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए क्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, ए हेल्प का आजकल इसका संक्षिप्त रूप पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट है। एक गतिशील पहल है जो पशुधन क्षेत्र के भीतर कई गंभीर चुनौतियों का समाधान करना चाहता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका थार के रेगिस्तान से संबंधित कथन टाइप का प्रश्न आया था। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो आपका कथन नहीं मिल पाया है, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से थार रेगिस्तान से संबंधित सारे फैक्ट्स को देखेंगे। तो थार रेगिस्तान की बात करते हैं तो थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय रेगिस्तान भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है। यह रेगिस्तान 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 77,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। इसके अलावा क्षेत्र का विवरण की बात करते हैं तो थार का रेगिस्तान लगभग 85% हिस्सा भारत में स्थित है और 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। भारत में क्षेत्र का लगभग 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और शेष आपका
ये 30,000 किलोमीटर स्क्वायर पाकिस्तान में है। रेगिस्तान का 60% हिस्सा भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है और ये गुजरात, पंजाब, हरियाणा के राज्यों और पाकिस्तानी प्रांत सिंध तक फैला हुआ है। इसके अलावा रेगिस्तान का जनसंख्या घनत्व आपका 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। कुल जनसंख्या का लगभग 40% भाग रेगिस्तान में रहता है और रेगिस्तान में कृषि पर्यटन प्रमुख व्यवसाय है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊँट, बैल प्रमुख मवेशी आबादी है। इसके अलावा राजस्थान का थार क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र भी है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है और राजस्थान का एक खूबसूरत राज्य है जिसमें कई सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य है। ये सबसे शुष्क स्थान क्यों है? तो जैसलमेर थार रेगिस्तान के बीच में स्थित है। यहाँ का तापमान गर्मियों में और सर्दियों दोनों में चरम पर रहता है। इसके अलावा गर्मियों में अधिकतम यहाँ का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसत वर्षा आपका 210 मिलीमीटर होता है। उच्चतम तापमान की बात करेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, इसलिए इसे भारत का सबसे शुष्क स्थान कहा जाता है। जैसलमेर के बारे में तथ्य की बात करते हैं तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर थार रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। यह राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला है। पर्यटन शहर के मुख्य आय अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा जैसलमेर का रेगिस्तानी त्यौहार शहर का सबसे खूबसूरत और रंगीन हिस्सा है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड कप 2023 जो आपका हुआ था 50-50 ओवर का, उसमें 62 बॉल में शतक बनाकर कौन सबसे तेज शतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे? जिसका राइट आंसर आपका केएल राहुल था, जो कि नीदरलैंड के खिलाफ ये शतक इन्होंने बनाया था। और राहुल ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा था। रोहित शर्मा ने इसी सीजन में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 बॉल में शतक लगाया था, ठीक है। तो वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले भारतीय की बात करते हैं तो सबसे पहले केएल राहुल का स्थान आता है 62 गेंदों पर नीदरलैंड के खिलाफ 2023 में। इसके अलावा रोहित शर्मा का 63 गेंदों में अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 में ही, और वीरेंद्र सहवाग आपका 81 गेंदों में वीरेंद्र सहवाग बरमुंडा में 2007 में, और 83 गेंद में आपका विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ 2011 में, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि पोलियो वैक्सीन की जो खोज है वो किसने किया था? तो पोलियो वैक्सीन की खोज की बात करते हैं तो जिसका राइट आंसर आपका जोनास सॉल्क हो जाएगा। डॉक्टर जोनास सॉल्क द्वारा निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन IPV का विकास किया गया। पहली बार 1955 में इसका इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर अल्बर्ट स्वामिन के द्वारा विकसित पहली बार 1961 में प्रयुक्त एक जीवित कमजोर मौखिक पोलियो वैक्सीन OPV है, इसको भी याद रखना है। साथ में क्वेश्चन पूछा गया कि पेनिसिलिन का जो खोज है वो आपका किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? तो 1928 में। इस खोज के लिए 1945 में अर्नेस्ट बोरिस चेन हार्वर्ड फ्लोरी के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है। पेनिसिलिन पहला और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीबायोटिक एजेंट है। यह पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन एक का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। शनि के छल्ले की खोज गैलीलियो ने किया था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो उपकरण है बैरोमीटर, उसका आविष्कार 1643 में इवेंजेलिस्टा टोरिकेली ने किया था। टोरिकेली एक किताबी गणित के भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने गैलीलियो के छात्र रहे हैं, जिसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? तो मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो राइट आंसर विशाखदत्त होगा। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा संस्कृत में ऐतिहासिक नाटक है जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में चढ़ाई के बारे में बताता है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस की ऐतिहासिक प्रामाणिकता कुछ हद तक शास्त्रीय हेलेनिस्टिक स्रोतों में इतिहास की इस अवधि के विवरण में अनुसार समर्थित है। द वायलेंट रूल ऑफ नंद यानी कि नंद का अत्याचारी शासन। इसके अलावा द अनपेंशन ऑफ चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त का बाला पहाड़ और मौर्य समाज का गठन यानी कि सिकंदर के विजय से उत्तर पश्चिम के राज्यों के साथ विभिन्न युद्धों का उल्लेख आपका मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त में किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कथा सरित सागर के पुस्तक का लेखक कौन है तो राइट आंसर आपका सोमदेव होगा। राजतरंगिणी का पूछा जाता है तो कल्हण होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा तो मेगास्थनीज होगा। फिर पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था तो सेल्यूकस निकेटर का था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इस बात को याद रखना है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो राजस्थान की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो हिंदी इसका राइट आंसर है। हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाएं राजस्थान में व्यापक रूप से बोली जाती है, यद्यपि हिंदी इसकी आधिकारिक भाषा है। तो हमने कल के वीडियो में आप लोग जाकर देखिएगा, वीडियो के सेक्शन में होगा, नहीं तो हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कल आपसे
हर शिफ्ट में आपका आधिकारिक भाषा से रिलेटेड जो प्रश्न है जो कि देखने को मिला था, यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का आधिकारिक भाषा आपका तेलुगु है, अरुणाचल प्रदेश का आधिकारिक भाषा आपका अंग्रेजी है, असम का आधिकारिक भाषा आपका असमिया है, बिहार और छत्तीसगढ़ का आधिकारिक भाषा आपका हिंदी है, गोवा का आधिकारिक भाषा आपका कोंकणी है, गुजरात का आधिकारिक भाषा गुजरात है। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड का आधिकारिक भाषा आपका हिंदी ही है। इसके अलावा कर्नाटक का आधिकारिक भाषा आपका कन्नड़ है, केरल का आधिकारिक भाषा आपका मलयालम है, मध्य प्रदेश का आधिकारिक भाषा आपका हिंदी है, महाराष्ट्र का आधिकारिक भाषा आपका मराठी है, मणिपुर का मणिपुरी है। इसके अलावा मेघालय का आधिकारिक भाषा आपका अंग्रेजी है, मिजोरम का मिजो है, नागालैंड का अंग्रेजी है, उड़ीसा का ओडिया है, पंजाब का पंजाबी है, राजस्थान की बात करते हैं तो इसका हिंदी है, सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में नेपाली भी बोला जाता है, अंग्रेजी भी बोला जाता है, सिक्किमी लेप्चा सब बोला जाता है, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगा। तमिलनाडु का तमिल है, तेलंगाना का तेलुगु है, त्रिपुरा का कोक बोड़ोक याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का हिंदी है, उत्तराखंड का हिंदी है और पश्चिम बंगाल का बंगाली है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आपको आएंगे ही जब जब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखते चलना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका आया भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं से संबंधित आया। प्रश्न क्या आया था इसका तो कोई भी उल्लेख किसी स्टूडेंट के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो 8 महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक आपका है दुनिया का ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं और जो इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाता है। बस इसकी तुलना अन्य देशों के संविधान से करें। उदाहरण के लिए यूके का कोई लिखित संविधान नहीं है, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि इतना ही नहीं, 1951 से लेकर 90 अनुच्छेद, 100 से अधिक संशोधन जोड़े गए हैं। हालांकि चूंकि अनुच्छेद को किसी मौजूदा अनुच्छेद के हिस्से के रूप में अलग से नहीं जोड़ा जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 21 से 35A, इसलिए कुल जो अनुच्छेद है उसकी संख्या आपका अभी तक 395 ही है। दूसरा है आपका टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्स, यानी कि आपको मालूम होगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो सोर्सेस हैं अलग अलग संविधान के, अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। जैसा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्स इंक्लूडिंग द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कैबिनेट फ्रॉम गवर्नमेंट आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तीसरा जो आपका विशेषता है एकात्मक विशेषता वाली संघीय प्रणाली है, यानी कि एकात्मक विशेषता वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में शासन की सबसे संघीय विशेषताएं शामिल है। जैसा कि दोहरी सरकारी प्रणाली, सरकार प्रणाली, केंद्र राज्य 3 राज्य अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के शक्तियों का विभाजन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता, निचला और ऊपरी सदन है। चौथा है आपका सरकार का संसदीय रूप है। ब्रिटिश संसद प्रणाली की तर्ज पर भारतीय संविधान ने सरकार के संसदीय स्वरूप को चुना है। सरकार के संसदीय स्वरूप की बात करते हैं, उसकी प्रमुख विशेषता आपका ये है, इसको PDF में दे देंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग सिर्फ विशेषता को देखते हैं। पांचवा निचले सदन का विघटन, लोकसभा राज्य विधानसभा के बारे में है। छठा है आपका मंत्रिमंडल का सरकार का स्वरूप है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग आराम से इसको पढ़ते रहिएगा। अगला है आपके संविधान की विशेषता में कि संविधान का है जो कि संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच है। छठा आपका है स्वतंत्र और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है हमारे संविधान में। इसके अलावा 7वां है राज्य के नीति सिद्धांत दिए गए हैं। और 8वां है आपका कि हमारा संविधान है जो कि कठोर है और आपका लचीलेपन का संयोजन भी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की आसानी के मामले में कठोरता लचीलेपन के एक बढ़िया संतुलन है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधन का प्रावधान किया गया है। एक, कुछ प्रावधानों को विशेष संसदीय बहुमत यानी प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत यानी 50% से अधिक के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दूसरा है कि कुछ अन्य प्रावधानों को विशेष संसदीय बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा अनुमोदित करके संशोधित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम संभव बहुमत के साथ संविधान में संशोधन किया जाए। साथ ही सामान्य विधायी प्रक्रिया के तरीके से संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऐसे संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं पत्र लिखकर, और राष्ट्रपति के द्वारा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। हटाने के आधार दुर्व्यवहार अक्षमता साबित होते हैं। इस मामले में राष्ट्रपति को मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में उन्हें दोषी पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हटाने की सलाह दे सकता है। यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अन्य आधार भुगतान रोजगार में लगे हुए दिवालिया हो जाते हैं या राष्ट्रपति की राज्य में कमजोर शरीर या दिमाग के कारण जारी रखने के लिए योग्य है।
राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्यों को जांच लंबित होने रहने तक निलंबित भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक होते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका जो आपका कार्यकाल का जो आपका टेन्यूर है वो आपका 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य पैनल होते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और सर रोश बारकर संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष, वर्तमान में बात करेंगे तो डॉक्टर मनोज सिन्हा आपके अध्यक्ष हैं 5 अप्रैल 2022 से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी की बात करते तो इसका राइट आंसर आपका भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी होता है। संविधान का अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि भारत में वो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा, वो मुख्य कानूनी सलाहकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील है। उन्हें सरकार की ओर से अधिवक्ता कहा जाता है। इसके अलावा 15वें अटॉर्नी जनरल आपके के वेणुगोपाल है, लेकिन वर्तमान में अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं यानी कि भारत के महान्यायवादी की तो आर वेंकटरमणी है जो कि 16वें अटॉर्नी जनरल है। 1 अक्टूबर 2022 से इन्होंने ये कार्यभार है जो कि आपका संभाला है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। 4 ऑप्शन दिया गया होगा, उसमें से संभवतः आपका ऑप्शन नर्मदा होगा। नर्मदा नहीं होगा तो ताप्ती होगा, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो कि अपना जो पानी है अरब सागर में गिराती है। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की बात करते हैं तो नर्मदा है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के माइकल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से होता है। ये पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, भरूच के पास अपना मुंह बनाती है। नर्मदा 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तवा, बाड़मेर, वैद, दुधी, दीर, बरना, कोनार आदि नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोम और जाखम माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अरब सागर से गिरने वाली नदियों का कुछ ट्रिक है, उसको अगर याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। सालू की माँ भानमती सोजा, ठीक है, सालू की माँ भानमती सोजा। सा से साबरमती, ल से लूनी। इसके अलावा की आपका साइलेंट है। माँ से माही, भ से भारत पूजा या पोनानी नदी जो केरल की सबसे लंबी नदी है। न से नर्मदा नदी, मती से साइलेंट वध है। सो से सोम और जा से जाखम या जवाई नदी, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया नामीबिया चीता ने 3 शावकों को जन्म जो कि किस नेशनल पार्क में दिया है। ठीक है, तो अभी जो नामीबिया जो चीता है ज्वाला, उसने 3 शावक को जन्म दिया है कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो नामीबिया चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इससे पहले आपका सियाया नामक चीता ने पिछले साल मार्च में 4 शावकों को जन्म दिया था। हालांकि उनमें से केवल 1 शावक है जो कि जीवित है, जो कि बचा था, तो इसको भी याद रखना है, ये भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा और फैक्ट समझोड़ें तो नामीबिया का जो चीता है और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से प्रोजेक्ट चीता के तहत 20 चीता को लाया गया था, ये भी आपको बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज़ द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सिचुएटेड। तो इसका राइट आंसर आपका अहमदाबाद होगा। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के उद्गम स्थल के रूप में विज्ञात भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की स्थापना 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने किया था। अगला आपका टेरिडोफाइटा से प्रश्न आपका आया था, क्या आया था ये भी नहीं मिल पाया है लेकिन आया था जरूर। तो टेरिडोफाइट्स पहले सच्चे भूमि पौधे हैं जो बीजों के माध्यम से प्रजनन नहीं करते हैं, इसके बजाय वो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स को लाइकोपेडोस्पिडा और पॉलीपोडियोस्पिडा में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो बीज रहित समूही क्रिप्टोगेम है और प्रियों का सच्चा प्रत्यावर्तन दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ आपके क्वेश्चन है जैसा कि निम्नलिखित में से किस समूह में आप उस पौधे को रखेंगे जो बीजाणु उत्पन्न करता है, बीज नहीं होता तथा जिसमें संवहनी उत्तक होता है। तो इसका राइट आंसर टेरिडोफाइट होगा। टेरिडोफाइट्स में प्रभावी पीढ़ी है आपका द्विगुणित होता है। टेरिडोफाइट्स में अपचयन विभाजन होता है, बीजाणु के द्वारा बीजाणु बनते हैं। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स बायोफाइट्स में भिन्नता होती है संचालन प्रणाली के द्वारा। स्पोरोफाइटिक और गेमोफाइटिक संचरण स्वतंत्र होते हैं कहाँ पर, टेरिडोफाइट्स में। क्लोब मास किससे संबंधित है, टेरिडोफाइट से है। इस समूह में बीज नहीं होते हैं लेकिन समन्वय उत्तक होते हैं और बीजाणु उत्पन्न होते हैं टेरिडोफाइट में ही, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन था वो आपका कल यानी 14 तारीख के जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ था उसका था। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपके निकेत कुमार जी के द्वारा कमेंट सेक्शन में बताया गया था, जिसमें आपका इंग्लिश में आपका होस्टाइल का आपसे सिनोनिम पूछा गया था यानी कि साइनो पूछा गया था। एक आपका होमोनाइप से क्वेश्चन आया था, ठीक है, शायद बेरे इस प्रकार का। एक क्वेश्चन आपका लेदर इंडस्ट्रीज से आया था आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। बाकी एक आपका कक्ष का आपसे अनेकार्थी शब्द पूछा गया था, साथ में मध्य का भी आपसे अनेकार्थी शब्द पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। बाकी
कुछ क्वेश्चन है जैसा कि स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है बार बार कि अटेंडेंस कितना परसेंट है, ठीक है। तो अटेंडेंस की बात करेंगे तो 55 से 60% अटेंडेंस है जो कि आपकी सभी एग्जाम में होते हैं, तो इस एग्जाम में भी आपका इतना ही है। बाकी इंग्लिश का भी उन्होंने एनालिसिस बताया था, तो इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश आपका नॉर्मल था, स्पीच वॉइस से क्वेश्चन नहीं थे। मैथ में बात करते हैं तो मैथ में आपका बोट स्ट्रीम से एक था, TSD से था, टाइम एंड वर्क से था, ट्रायंगल एरिया से था। इसके अलावा 2 सिलेंडर की वॉल्यूम कंपेरिजन करना था। इसके अलावा स्फीयर हेमीस्फीयर का कंपेरिजन से था, क्वाड्रिलेटरल से था, 18 से डिविजिबिलिटी का एक था। इसके अलावा यूनिट डिजिट से था, आपका SI एंड CI से 4 से 5 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन थे, एवरेज से था। इसके अलावा ट्विस्टेड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था जो कि आपका नॉर्मल था, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस स्टूडेंट के द्वारा दिया गया था। अब हम जो एनालिसिस देखेंगे वो देखेंगे आपको आज के 15 जुलाई को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक का मैनेजर पोस्ट के लिए, उसका एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी ब्रेक के, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज, वो 3 क्वेश्चन तो कम मिले हैं, लेकिन हाँ पता चल जाएंगे क्या क्या पूछे गए थे। जो लोग एग्जाम देकर आते हैं वो लोग भी आप बता सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, मे भी उनके द्वारा जो बताया गया है आपका अनुच्छेद 7 पूछा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 7 में क्या है, उससे पहले हम लोग नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जो जिसे कानून के तहत किसी संप्रभु राज्य या राष्ट्र के कानून सदस्य के रूप में मान्यता दी जाती है, ठीक है। भारत संविधान का जो अनुच्छेद है, संविधान का 5 से 11 अनुच्छेद भाग 2 आपका नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि यह अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को लोगों को नागरिकता प्रदान करने के बारे में बात करता है। इसके तहत उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है जिनका भारतीय क्षेत्र में निवास है और जो भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ हो, या जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, यानी कि कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया है संविधान के लागू होने के समय भारत का नागरिक होगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया है, तथा यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुका है और अपने प्रवास के बाद भारत में सामान्यतः निवासी रहा है, या यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवास कर गया है, उस संविधान के प्रारंभ से पहले उसके द्वारा ऐसे अधिकारी को किए गए आवेदन पर भारत डोमिनियन की सरकार के द्वारा इस नियुक्त अधिकारी के द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है, परंतु कोई भी व्यक्ति तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वो अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में निवासी ना रहा हो, ठीक है। तो ये भी पूछा गया। इसके अलावा अनुच्छेद 7 जहाँ से यही आपसे शायद क्वेश्चन पूछा गया था आज का, बताइएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 7 है। यह लेख उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए थे। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। यह अनुच्छेद रोजगार, विवाह, शिक्षा के उद्देश्य से भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 9 सुरक्षा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, ये कहा गया है। अनुच्छेद 10 कहता है कोई व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है वो नागरिक बना रहेगा और संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। अनुच्छेद 11 कहता है संसद कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति तथा नागरिकता संबंधित किसी भी अन्य मामले के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने का अधिकार है। इसके बाद भारत का जो नागरिकता है कुल 5-6 तरीकों से प्राप्त की जाती है। पहला, संविधान के लागू होने पर नागरिकता। दूसरा, जन्म से नागरिकता। तीसरा, वंश के द्वारा नागरिकता। चौथा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पाँचवा, प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता। और छठा, क्षेत्र के समावेश के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो भी क्षेत्र पाकिस्तान का, भारत का भी, वो इंग्लैंड का भारत में मिला दिया जाए तो वहाँ के नागरिक को ऑटोमेटिक आपका भारत का नागरिकता मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था EPFO का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो EPFO का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट होता है। हिंदी में कहें तो कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश 1951 में अस्तित्व में आया, जिसे बाद में कर्मचारी
भविष्य निधि अधिनियम 1952 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस मामले को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। EPFO का पूरा नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। ये एक वैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार ने CBT केंद्रीय न्यायिक बोर्ड की सहायता के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और कर्मचारी भविष्य के निधि के द्वारा की गई है। यह भारत सरकार के श्रम रोजगार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देश भर में विभिन्न क्षेत्रों पर इसके लगभग 122 कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रजिया सुल्तान शासक कब बनी थी? कल हमने बताया था इसके बारे में, आज भी बता रहा हूँ कि रजिया जो सुल्तान है वो शासक बनी थी 1236 में। 1240 तक ये शासन रही थी और ये भारत की प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, इनका जन्म 1205 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़िएगा, इसके अलावा आपको ये आपके सुल्तान जो इल्तुतमिश था उसी की बेटी थी। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश की बेटी थी, इसको भी याद रखना है। जन्म 1205 में, शासक 1236 बनती है, 1240 में मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वंश अवधि संस्थापक किसका, तो दिल्ली सल्तनत पर आपको 1206 से लेकर 1526 तक टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था, बाबर के आने से पहले तक का। ठीक है, तो पहला राजवंश था गुलाम वंश, जिसे कि मामलुक वंश के नाम जाना जाता है। 1206 में स्थापना हुआ था, 1290 तक चला था। कुतुब ऐबक इसका संस्थापक था। फिर 1290 में खिलजी वंश का स्थापना होता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है केकुबाद, ठीक है, उसको मारकर जलालुद्दीन खिलजी 1290 में खिलजी वंश का स्थापना करता है। 1320 तक इसका शासन रहता है। फिर गयासुद्दीन तुगलक 1320 में तुगलक वंश का स्थापना करता है। 1414 तक इसका शासन रहता है। फिर खिलजी खान 1414 में सैयद वंश का स्थापना करता है। 1451 तक रहता है। फिर 1451 में बहलोल खान लोदी वंश का स्थापना करता है। 1526 तक रहता है। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक होता है। बाबर आता है, हटता है और मुगल समाज का स्थापना भारत में कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपसे पूछा गया कि मलयालम भाषा और लिपि को अपने शिलालेख में किसने शामिल किया था। हालांकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि चेरा का जो एम्पायर था, इंस्क्रिप्शन था, वो किस लैंग्वेज में था, तो इसका राइट आंसर मलयालम था। ठीक है, तो महोदयपुरम के चेर साम्राज्य के शासकों ने अपने शिलालेख में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग शुरू किया। वास्तव में यह उपमहाद्वीप में आधिकारिक अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। बाकी एक आपका कच्छ का अर्थक पूछा गया था, जिसका राइट आंसर कांख, कमरा, कछोटा, चुकी घास, सुर्की, कच्छा ये होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये सब जो गरिया पूजा तरिया पूजा है ये हमने कल आपको बता चुका है, तो आज हम नहीं बताएंगे। कल का वीडियो में आप लोग जाकर देखिएगा। बाकी बात करते हैं कुछ और एनालिसिस का जो स्टूडेंट के द्वारा दिया गया था, तो उनके द्वारा जीके जिसका तो बताया गया है, जिसका कि आप लोग को पता चल गया होगा कि उसका लेवल कैसा था। बाकी रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग उनके द्वारा आपका लेंदी बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि जो अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 7 से 8, इसके अलावा प्लस साइन चेंज करने वाला था, विथ लॉन्ग इक्वेशन का था। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस ना हो वह रह जाएगा उनमें से लाइक में। ठीक है, इसके अलावा मैथ उनके द्वारा आपका ईजी बताया गया है। परसेंटेज का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, और क्या बताया गया है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी आपका इजी बताया गया है। हिंदी का भी जो आपका क्वेश्चन था वो आपका इजी तो मॉडरेट था, बट पेसेज थोड़ा ट्रिकी था। उन्होंने अटेम्प्ट जो किया है ये आपका 145 किया था। ठीक है, बाकी आप लोग कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपने कितना अटेम्प्ट किया है वो वापस आके फिर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके 14 और 15 तारीख के DSSB से जुड़े पोस्टों का एनालिसिस। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो DSSB से जुड़े हर पल अपडेट के लिए चैनल को नोटिफिकेशन ऑल को भी क्लिक कर देना है। साथ में अगर टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो से जुड़ना चाहते हैं, जो कि आज रात तक का जो प्राइस है मात्र 492 रुपये है, कूपन कोड APG के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।